What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lord Family. देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उनको सही साबित कर देता हूं। रतन टाटा साहब के द्वारा ये बात बोली गई थी। आज की डेट में अगर आप लोगों ने कोई फैसला लिया है कि आप लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, किसी पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट पर जाना चाहते हैं, जो भी लाइफ में आप लोगों का गोल है, आप लोगों को पर्टिकुलर गोल अचीव करना चाहते हैं और आप लोगों ने उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और किसी आप लोगों की जो सोसाइटी में आसपास वाले जो लोग हैं, जो आप लोगों को देख रहे हैं, उनको पता है कि आप लोगों ने अब तक कोई प्रॉपर ऐसा अचीवमेंट नहीं किया है, तो वो आप लोगों पर हंसेंगे कि हाँ देखो ये बनेगा, ये दिखाएगा, आज तक तो कुछ नहीं, अब करके दिखाएगा। पर लेकिन अगर आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है और वो आप लोगों ने अचीव कर लिया, तो फिर उन सबकी राय एकदम चेंज हो जाएगी। आप लोगों का डिसीजन लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन उस डिसीजन को एक तरीके से अचीव करना वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर अचीव कर लिया तो डिसीजन चाहे गलत लिया हो चाहे सही लिया हो, आप लोग सही हैं, पर लेकिन अचीव नहीं किया तो आप लोग गलत हैं। इसी तरीके से जैसे मैं बोलूं कि मैं चाहता हूं कि आज के डेट में हमारी कंट्री में हर एक वो बच्चा पढ़ सके जिसके पास में रिसोर्सेज नहीं है, उस हर एक बच्चे तक जो है एजुकेशन सिस्टम को पहुंचाया जा सके। अगर मेरे मरते टाइम तक, जब तक मेरी लाइफ है, इसमें से मैं काफी हद तक अगर कुछ अचीव कर पाता हूं तो ये कहेंगे कि हाँ सही डिसीजन लिया था, बंदे ने अचीव किया उसको। पर लेकिन अगर नहीं कर पाया तो बोलेंगे कि पागल था, अपना टाइम वेस्ट करके चला गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो अगर डिसीजन आप लोगों ने लिया है तो उसको इस तरीके से फॉलो कीजिए कि अगर आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और वो अचीव आप लोग कर पा रहे हैं तो ही उसका कोई मतलब है, वरना बोलेंगे कि ऐसा ही इंसान था, आया और गया, इसका कोई मतलब नहीं था। अब ये आप बाद में डिसाइड करेगा जो फाइनल डिसीजन आएगा कि हम लोगों ने क्या डिसीजन लिया था। ठीक है, आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मोजाम्बिक चैनल जाकर इसको मैप में निहारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए आज के डिस्कशन पर एक नजर डालते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। लेक्चर की सारी पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएंगी। और इस लेक्चर का नोटिफिकेशन भी अगर आप लोगों के पास में नहीं आता है तो भी आप लोग यहां पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये सोशल मीडिया हैंडल है जहां कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में। आइए अब आर्टिकल देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। एक साइड में है आयुर्वेदा, एक साइड में है एलोपैथी। तो कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसके बीच में रस्साकसी चल रही है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में हम लोग जानेंगे। दवाई तो बन रही है कोविड-19 की, पर क्या ये बिजनेस के लिए बन रही है या सोसाइटी के लिए बन रही है, तो इसके बारे में आर्टिकल है। तो आर्टिकल के ऊपर काफी अच्छे से नजर डालेंगे। अभी जो साइक्लोन देखने को मिल रहा है साउथ इंडिया, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में जो इंपैक्ट डाल रहा है, उसके बारे में एक एनालिसिस किया जा रहा है। थोड़ा सा ज्यादा फोकस तमिलनाडु के ऊपर है, तो आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। कई सारे राज्य में अभी इंटरफेथ को लेकर अभी कई सारे रूल और रेगुलेशन लाए गए, तो उसी के बारे में आर्टिकल है। यहाँ पर इंटरफेथ मैरिज की जो बात की जा रही है, तो हल्का सा नजर इस आर्टिकल के बारे में भी डालेंगे। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें भी आप लोगों से मैं यहाँ पर करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, आज की डेट में अभी रिसेंटली केरला के द्वारा एक रूल लाया गया राज्य के अंदर कि पुलिस को पावर दी गई। तो पुलिस को पावर दी गई किस तरीके से, अगर कोई एब्यूज हो रहा है उसको रोका जा सकता है। तो ऑनलाइन कंटेंट भी अगर कोई वहां पर लिखता है तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल को भी एक ओवरव्यू हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या बातें की जा रही है। इंडिया के जो रिलेशन है यूएसए के साथ में कैसे रहने वाले हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। बाकी आज है फ्राइडे को यहाँ पर ये बेसिकली जो जर्नलिस्ट होते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। ये कार्टून है यहाँ पर आप लोगों के सामने, आप लोग ये बताइए ये कार्टून क्या दिखा रहा है। ठीक है, ये कार्टून क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। ओके, तो यहाँ पर 40 से 50 शब्दों में लिखे गए यहाँ पर ये कौन पर्सनैलिटी है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो रिसेंटली अभी न्यूज में था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया, ये जो हम लोगों ने कल कार्टून भी देखा था, ये है एंटी कन्वर्जन लॉ। एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर ये आर्टिकल है यहाँ पर, ये नीचे, इसके बारे में मैं आप लोगों को यहीं पर ही बताता हूं और इसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। हमारे संविधान में जब पार्ट 3 में आप लोग जाएंगे तो फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं। फंडामेंटल राइट जो बेसिकली पर्पज उनका होता है, उनका ये पर्पज होता है कि एक इंडिविजुअल जो पर्सन है ना, उसकी लाइफ को सही तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर सके, जो वो डिसीजन लेना चाहता है वो सही तरीके से फॉलो कर सके, उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर न करें। इसीलिए जो फंडामेंटल राइट है उनकी ज्यादा पावरफुल है। फंडामेंटल राइट अगर आप लोगों के फॉलो नहीं होते हैं तो आप लोग डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि भाई साहब हम लोग ये चाहते हैं और हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसे इंटरफेयर किया जा रहा है, हमारी प्राइवेसी का ऐसा हनन किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब फंडामेंटल राइट आप लोग देखेंगे पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो वहां पर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। पर लेकिन जब हम लोग बात करें इंटरफेथ मैरिज की, तो शादी करना भी एक तरीके से प्राइवेट सब्जेक्ट है। अगर कोई शादी किसी से कर रहा है तो ये उसकी पर्सनल लाइफ है। अगर उसकी पर्सनल लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर किया जा रहा है, कई सारे राज्य जो इस तरीके से लॉ बना रहे हैं, इसी तरीके से हमारे
फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू रिलीजन भी रखा हुआ है, उस तरीके से अगर उसमें हम लोग इंटरफेयर कर रहे हैं तो ये सही तरीका नहीं है। यानी कि कई सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, खासकर जो यहां पर आर्टिकल में बोला भी गया कि वो राज्य गवर्नमेंट जहां पर आज की डेट में जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी की पॉलिटिकल पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो इन रूल और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो ये एक अलग एजेंडा है जो सही नहीं है, सोसाइटी को ये और ज्यादा डिवाइड करेगा। किस लड़के से कौन शादी करना चाहता है, अगर उसके साथ में कुछ धोखाधड़ी होती है, उसके साथ में कुछ गलती होती है, तो और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन है हमारी कंट्री में, उनको ढंग से इंप्लीमेंट कीजिए। नए नए लॉ बनाकर ये एक तरीके से रख देना, इसका कोई पर्पज नहीं रहता है। जो ऑलरेडी प्रॉपर हमारी कंट्री में सोसाइटी में अवेलेबल रूल और रेगुलेशन है उनको इंप्लीमेंट करके भी अगर ढंग से चला जाएगा तो हम लोग उल्टी सीधी हरकतें सोसाइटी में रोक सकते हैं। तो रिलीजन में, प्राइवेसी में, इस तरीके की जो लाइफ है उसमें इंटरफेयर न करके थोड़ा सा उसको डिस्टेंस पर रखकर प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चलना चाहिए। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये था यहां पर कंप्लीट आर्टिकल, इसके बारे में जो एक ओवरव्यू था। अब यहां पर जो आगे चलेंगे, ये आर्टिकल में अंदर घुसने से पहले आप लोगों के सामने यहां पर एक क्वेश्चन भी होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं, तो डिटेल में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए उससे पहले ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, पहले स्टार्टिंग में इसको देखते हैं। यहां पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली कोविड-19 के रिलेटेड कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो दवाइयां बना रही है। अब ये जो दवाइयां इनके द्वारा बनाई जा रही है वो किस पर्पज के लिए बनाई जा रही है, कोविड-19 के साथ में लड़ने में या फिर प्रॉफिट कमाने में? क्योंकि आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी, मूवी कौन सी थी, क्रिस 3 मूवी आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें कार्ल रहता है, यानी कि जो उस टाइम पर वहां पर उसमें जो गुंडा रहता है उस टाइम में, और क्रिस रहता है एक साइड में, तो इनके बीच में रस्साकसी चलती है उसी चीज को लेकर। वो क्या करता है, वायरस फैलाता है और फिर उसी का अपने आप ही दवाई देता है, यानी कि पैसा कमाता है। तो ये उसका बेसिकली पर्पज रहता है। तो आज की डेट में जो कंपनी है यहां पर जो दवाइयां बना रही है, वो दवाइयां पैसे कमाने के लिए बना रही है या रियलिटी में जनता तक प्रॉफिट पहुंचाया जाए, वो एक तरीके से जनता को फायदा पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रही है? तो ये हम लोग को अभी देखना पड़ेगा और इसके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भैया दवाई नहीं खरीद सकते हैं। क्या उनको दवाई नहीं मिलेगी? क्या वो मर जाएंगे ऐसे ही? तो गवर्नमेंट का क्या फायदा रहेगा, किसी कंट्री के सिटीजन होने का क्या फायदा रहेगा, फंडामेंटल राइट कहां रह गए उनके जब उनको दवाई भी नहीं मिल पा रही है? तो ये सारी चीजें हम लोग को देखनी पड़ेगी, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। जो दो दवाइयां हैं वो यहां पर किसी पर्टिकुलर कंट्री की ना होकर वे सोसाइटी की हैं और उनको पब्लिक गुड की तरीके से हम लोग को लेना चाहिए। पब्लिक गुड कैसे है, जैसे रेल में बैठकर आप लोग जाते हैं ना, तो रेल सबकी है, ये नहीं कह देगा कोई मेरी रेल है तुम इसमें मत बैठो, ठीक है? अपनी किसी की प्राइवेट कार हो सकती है, पर प्राइवेट रेल आप लोगों ने देखी किसी की? तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट का जो सामान जो सबके लिए यूज किया जा सकता है वो पब्लिक गुड होता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। पब्लिक गुड का मतलब यह है कि उसमें प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा, वो जनता के फायदे के लिए निकल कर आएगा। तो वैक्सीन जो है, जो भी कंपनी बना रही है, जो कंट्री बना रही है, वो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, खासकर उसको पब्लिक गुड की तरीके से डिक्लेयर कर देना चाहिए। और इसमें जो WTO है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो भी काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर करने वाला है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बोल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको ऐसे देखे कि पब्लिक गुड है इसमें व्यापार न देखे, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो काफी बड़ा रोल प्ले इसमें कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये इस तरीके एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, और कोई भी नेचुरल डिजास्टर जब यहां पर आता है और उस कमोडिटी को अपने फायदे के लिए यूज किया जाता है, तो ये एक तरीके से इस पे ओवरचार्ज किया जाता है। कई बार दवाइयों को आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी हमारी कंट्री में कोविड-19 के पेशेंट्स को दबाकर लूटा जा रहा है, उसको प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो की नहीं जा रहे। एक तरीके से जो अच्छा खासा एक अमीर आदमी भी है, उसकी भी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि चड्डी ढीली हो जा रही है इन दवाइयों को लेने में, और पता चल जा रहा है कोविड-19 हो गया, तो लोग छिपा ले रहे हैं कि कोविड-19 बताने से अच्छा है कि हाँ आराम से अपना आप ही ठीक हो जाएगा, वरना घर की खस्ता हालत हो जाएगी। ऐसे भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग समझिए, ये ओवरचार्ज जब किया जाता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, तो इस तरीके से खासकर वो भी डिजास्टर के टाइम पर, वो जो नेचुरल डिजास्टर आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, उस टाइम पर ये एक स्कैंडल है, एक तरीका घोटाला होगा ये। तो ये ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत के खिलाफ ये एक तरीके का एक क्राइम है, ये इंसानियत के खिलाफ एक क्राइम है। इसमें प्रॉफिट नहीं देखना है आप लोगों को, इसमें जनता को बचाना कैसे है उसके ऊपर फोकस देकर चलना है। सहानुभूति और चिंता आप लोगों को रखनी है, जो ह्यूमन सफर कर रहे हैं, जिनकी जान जा रही है, उसमें अपना फायदा नहीं देखना है। आज की डेट में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो भी कंपनीज हैं वो पता है क्या करती हैं, यही जो मूवी में बता रहा हूं क्रिस 3 में, उसमें एक डायलॉग याद आ रहा है मुझे, उसमें ये बोलता है कि जनता को, मतलब वो क्या करता है, वायरस पहले छोड़ता है, और वो वायरस से जब लोग तिलक बिलक कर मरने लगते हैं, और जब फियर ज्यादा बढ़ जाता है, उसको बोलता है कि जितना ज्यादा लोगों के अंदर डर होगा, हमारा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए जब भी कोई एग्जाम आता है, आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम पर जो भी कोर्सेज होते हैं, वो लोग जो होते हैं उन पर डिस्काउंट प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? कोई फेस्टिवल सीजन आता है तो उन पर डिस्काउंट आप लोगों को मिलने लगते हैं, जनता को डराया जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ताकि उनका
सामान आसानी से मार्केट में निकलता रहे। ठीक है, मास्क सैनिटाइजर का काफी लार्ज स्केल पर अभी फिलहाल बिजनेस देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं डर की वजह से लोगों ने खरीदा, वरना कोई इनको खरीदने वाला था। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में 99% लोग ऐसे जाते हैं, मैं ये बोलूंगा, जिनके मन में डर रहता है कि हाँ ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, भगवान ऐसा बचा ले, अल्लाह ऐसा बचा ले, गोड़ी यहां से बचा ले। बहुत कम, 1% से भी कम लोग ऐसे होंगे जो अपने मन की शांति के लिए कि हाँ यार चलो मिलाते हैं, भगवान भी हमारे जैसा दोस्त है, पूछ के आते हैं क्या हालचाल चल रहे हैं यार, बताओ हाँ आप कैसे हो, अपने बारे में बोलते हैं जाके कि हमें बचा ले, ये बचा ले। कभी पूछा है कि आप कैसे हो? भगवान से भी पूछ लिया करो कभी कि हाँ भैया आप कैसे हो, आपकी कैसी कट रही है। हम जैसे लोगों को टैकल करने में आप कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, हम जैसे जो इंसान जो सेल्फिश है बस अपने बारे में बात करते हैं, तो वही वाली बातें यहां पर की जा रही है। यानी कि घुमा फिराकर अगर देखा जाए तो सीधी सीधी बात यह है कि भैया ये इंसानियत के लिए आप लोगों को करना है, ना कि प्रॉफिट के लिए करना है। और इसी के लिए सबको एक सॉलिडेरिटी यहां पर दिखानी चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। जो आजकल में नुकसान हो चुका है, जो डिस्ट्रक्शन हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है, उसको कैसे रोका जा सके। लाखों लोगों की जान जा चुकी है, करोड़ों लोग जिससे इंपैक्टेड हुए हैं, उसको कैसे रोकना है, कैसे उनको बचाना है, जो किस तरीके से कैसे सेफ जोन में लोगों को लेकर आना है जो आजकल में कोविड-19 से जूझ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों यहां पर जो बेसिकली ये कि एक तरीके से आप लोग यहां पर जो रेस्क्यू का काम एक तरीके से पर करना है, बचाने का काम करना है, एक तरीके से यहां पर अपना प्रॉफिट नहीं देखना है, जो भी यहां पर चीजें आप लोगों के सामने है। और इसी के साथ में जो सर्वाइवल की जो नीड क्या है वो आप लोगों को प्रोवाइड करनी है, ताकि जो जनता है उसको फायदा मिल सके, वरना कोई मतलब नहीं रह गया आपका जिस तरीके से आप लोग ये एक्टिविटी कर यहां पर चल रहे हैं। अगर दवाई बन भी गई और उस तक नहीं पहुंची जिसको उसकी जरूरत है, तो फिर क्या मतलब उसका। आप लोग जब बात करेंगे कि इकोनॉमी को जब लिबरलाइज करने की बात की जाती है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट और एक तरीके से शॉकिंग साइलेंस जो देखने को मिलता है ग्लोबल मार्केट में, वो है बिजनेस। जब बिजनेस बनाने की कोशिश की जाती है ह्यूमन सफरिंग को, जैसे मैंने बताया ना कि इंसान मर रहे हैं और उनको दवाई तब दी जाए जब उनके मन में डर हो। अगर वो दवाई जो है वो 5,000 रुपए की बेची जा रही है, अगर उनके मन में और डर होगा कि तुम्हारा घर का कोई पर्सन मर जाएगा तो उसको 5 लाख रुपए की भी खरीदेंगे। तो ये वही शब्द यहां पर बोलता है बंदा, ये कहता है उसमें क्रिस में जो मैंने बोला है कि जितनी ज्यादा सफरिंग बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यानी कि जब जनता टेंशन में आ जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, उस टाइम पर उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कराओ ताकि उससे उनका ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। तो बिजनेस जो होना चाहिए, अगर बिजनेस यहां पर लेकर चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को सेल करने में, कोविड-19 को लेकर, दवाइयों को सेल करने में, डायग्नोसिस को लेकर, ड्रग्स को लेकर, दवाई वैक्सीन कैंडिडेट को लेकर, इनमें बिजनेस अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये इंसानियत के लिए खतरा है। इस तरीके की टेंडेंसी अगर लोग यहां पर कर रहे हैं। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन और जो ग्लोबल नेटवर्क है आज की डेट में, उनको मिलकर काम करना चाहिए, एक वॉइस में, एक साथ में एक आवाज उठानी चाहिए उनको कि भैया ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। और आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आज के में कोविड-19 जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक महामारी है और मिलकर उनके द्वारा काम किया भी गया है, जैसे कि वैक्सीन या फिर डायग्नोसिस, मेडिसिन या फिर पीपीई किट जो है यहां पर जो मशीन वगैरह हैं, ये कई सारी चीजें प्रोवाइड भी कराई गई है। और आगे भी इनको फोकस लेकर चलना चाहिए यहां पर सबको, ताकि जो खासकर वो कंट्री जो लिस्ट डेवलप कंट्री हैं, जहां पर आज के में खाने के लिए भी एक तरीके से ढंग से खाना नहीं है, खासकर अफ्रीका के अंदर जो कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्री है गरीब है। मैंने आप लोगों को एक पिक्चर भी दिखाई थी कि मिट्टी की रोटियां बनाकर, जो मुल्तानी मिट्टी होता है ना, उसकी रोटियां बनाकर खा रहे हैं, वहां पर कई सारी जगह ऐसी भी हैं। तो मिडिल इनकम जो नेशन है, जहां पर ये नहीं पता है कि आगे आने वाले टाइम में कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे, तो कम से कम उनके लिए आप लोग ये मेडिसिन जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर उनको पहुंचाइए, ताकि उनको ये चीजें मिल सके। और पास्ट में आप लोगों ने ऐसा किया भी है। कोविड-19 से पहले ग्लोबल कम्युनिटी जो थी वो एक साथ में मिलकर आई यहां पर, और उनके द्वारा ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव ये यहां पर लिया गया। मतलब क्या था कि एक तरीके से मिलकर हम लोग दवाई बनाएंगे, और वो जो दवाई होगी वो सबको प्रोवाइड कराई जाएगी। वो किसी कंट्री की दवाई नहीं होगी, वो किसी इंसान की दवाई नहीं होगी, वो किसी कंपनी की दवाई नहीं होगी, उसमें पेटेंट वेटेंट ये सारी चीजें साइड में रखी जाएंगी। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो जनता तक चीजें पहुंचाई जाएंगी, इनके पब्लिक गुड होगा वो। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर की बात करूं, जो लेक्चर है यहां पर, ये कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ये लेक्चर देख सकता है आज के डेट में मेरे पर, लेकिन अगर इनको कोई बेचेगा बिना मेरी परमिशन के, अगर कोई इनसे पैसा कमाने की कोशिश करता है तो वो एक क्राइम है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो एक दवाई ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी उसको यूज कर सके, ये नहीं उसको प्रॉफिट के लिए उसको बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर में और जनता के फायदे के लिए काम नहीं हो रहा है। तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो बिजनेस नहीं बनाना है हेल्थ को जनता के फायदे के बारे में बात करनी है, पर लेकिन ये बिजनेस बन चुका है काफी बड़ा हेल्थ और एजुकेशन, तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश आप लोगों को करनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करूं आज के में, तो उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है। ये जो एजेंसी है ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप है उसका पार्ट है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे आप लोग को सस्टेन चीजों को
करके चलना है उसके बारे में बात करती है। हेडक्वार्टर यहां पर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो इसके कई सारे रीजनल ऑटोनोमस ऑफिस हैं। 7 अप्रैल को इसका जो एस्टेब्लिश किया गया था वही दिन इसका वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। अफ्रीका में इसका जो सेंटर है वो कोंगो के अंदर है, यूरोप में डेनमार्क के अंदर है, साउथ ईस्ट एशिया में दिल्ली के अंदर है यानी कि इंडिया के अंदर है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इजिप्ट के अंदर है, वेस्टर्न पैसिफिक में फिलीपीन के अंदर है और अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में है। तो इसके 6 रीजनल ऑफिस भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक इनमें से इंडिया के अंदर भी है। तो WHO यहां पर क्या कर सकता है, काफी अच्छा काम WHO कर सकता है, इनके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। वो काम ये है, अगर कोई दवाई बनाई जा रही है तो उसके लिए पब्लिक फाइनेंसिंग अगर होगी, यानी कि आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आज की डेट में हम लोग को बच्चों को ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, आप में से हर एक बच्चा जो है वो कम से कम 4 या 5 बच्चों को पढ़ाए अपने मोहल्ले में, जो ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले के बच्चे हैं, और वहां पर आप लोगों को मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि किताबें वो मैं आप लोगों को दूंगा। और वो पैसे कहां से आएंगे, वो पैसे इकट्ठा करेंगे हम लोग सारे मिलकर, ठीक है। तो उन सारे पैसों को इकट्ठा करके हम लोग सब तक पहुंचाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जैसे आप लोग चैनल के नीचे जाएंगे तो ज्वाइन बटन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वो जो ज्वाइन बटन है, वो ज्वाइन बटन में जो भी बच्चे मेंबर बने हुए हैं, आप लोगों ने देखा हो कई सारे जो मेंबर है, कई सारे एक बच्चे के द्वारा कमेंट भी किया जाता है कई बार कई सारे बच्चों के द्वारा कि कई सारे बच्चे ऐसे जिनके सामने आप लोगों को एक निशान देखने को मिलता है कि वो जो निशान है वो निशान किस तरीके का है, जिसपे स्टडी लवर का लोगो रहता है, तो वो कैसा है। तो वो उसने मेंबरशिप यहां पर ज्वाइन कर रखी है। वो जो मेंबरशिप रहती है उसमें मैं किसी को स्पेशल चीज प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं, वहां से मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं दे रहा हूं, पर लेकिन वहां से जो रिवेन्यू आता है उसमें कई सारे जो बच्चे जो मेरे पास मैसेज करते हैं, कॉल इस तरीके से बोलते हैं कि सर कुछ को किताबों की जरूरत है या फिर कुछ ऐसे दिक्कत में थोड़ी बहुत जिनकी मैं हेल्प कर सकता हूं, जैसे किताबें प्रोवाइड कराने में या फिर कोई छोटी छोटी सी जो हेल्प होती है जो उसमें से इकट्ठा करके, तो वहां पे वो सारा पैसा जो है मैं यूज करता हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से वो क्या पैसा है, वो आप लोगों के द्वारा दिया गया पैसा है। उसमें तो जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा होता है, मैसेज से महीने के वहां पर 5-7 हजार रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसमें से मैं क्या करता हूं, आप लोगों के लिए जो भी बच्चा मुझे कहता है कि सर मेरे पास किताब नहीं है, जहां तक मेरे से हो पाता है, बहुत सारे ऐसे मैसेज पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो ज्यादा तो नहीं पर हाँ जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं वहां पर करता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जब कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत सारे बच्चों के मोबाइल रिचार्ज किए गए, तो वहीं से ही मोबाइल रिचार्ज सारे बच्चों के किए गए थे। तो इस तरीके से जो पब्लिक फाइनेंसिंग होती है उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंसिंग, यानी कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर रहा है, इकट्ठे होकर सब काम कर रहे हैं। तो उसमें से जो पैसा आता है उसमें किसी एक का हक नहीं होता है, जिसको जरूरत होती है और जिसको वहां पर मिलना चाहिए एक नीडी पर्सन को, उस तक वो चीजें पहुंचा दी जाती हैं, तो वहां पर वो चीजें पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो पर्पज जो होता है उसको वही होता है कि एक तरीके से उस पर कोई अपना हक नहीं दिखा सके कि नहीं भैया ये तो मेरा ही है। तो पब्लिक फाइनेंसिंग अगर कोई कर आप लोग कोई दवाई बनाते हैं तो कोई कंट्री ये नहीं बोल सकती उसको कि ये दवाई मेरी है, ये दवाई आप लोग सब तक पहुंचा पाओगे। तो पब्लिक फाइनेंसिंग का पर्पज यही है यहां पर एक तरीके से सबको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई के ऊपर यहां पर एक तरीके से डिपेंड रहेगा, ये प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि प्राइस उसने दिया, यानी कि कोई मुझे बोले कि एक तरीके से आपको मैं पैसे दे रहा हूं 4-5 लाख रुपए, ये पॉलिटिकल लेक्चर आप मुझे भेज दो और यहां से हटा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है कि पब्लिक गुड है मेरी साइड से और ये सबके लिए अवेलेबल है। तो इसी तरीके से दवाई जो रहेगी वो सबके लिए अवेलेबल रहेगी, पर लेकिन पब्लिक फाइनेंसिंग उसमें होनी चाहिए, सब मिलकर इकट्ठा करके पैसे उसमें रखें, ताकि कोई कंट्री ये ना बोले कि मैंने खर्चा कर रखा है भैया तो मैं यहां पर सबको फ्री में क्यों दूं। ये तो वो वाली कंडीशन से थोड़ा आप लोगों को हटना पड़ेगा, तभी जो है आप लोग नॉर्मल तरीके से सब तक ये चीजें पहुंचा पाएंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा, उसको कस्टोडियन बनना पड़ेगा पब्लिक गुड का, यानी कि उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी यहां पर इसके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा, ताकि जो पेटेंट वगैरह होते हैं, ये सब नहीं है कि हम लोगों ने पैसा खर्च किया गया है, हम लोग यहां पर अपना पैसा निकालेंगे पहले तब जाकर हम लोग कुछ काम स्टार्ट करेंगे, तो वो चीजें नहीं हो सकती है। इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने जॉइंटली यहां पर कम्युनिकेट कर अक्टूबर 2, 2020 में, यानी कि गांधी जयंती के दिन यहां पर बोला भी कि जो यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं उनको हटा दिया जाए, कॉपीराइट जो होते हैं एक तरीके से ट्रेडमार्क जो होते हैं, पेटेंट जो होते हैं, कोविड-19 अगर कोई टेक्नोलॉजी है या फिर कोई दवाई है उसके ऊपर से सारी चीजें हटा देनी चाहिए। और इंडिया के इस क्लेम को 43 कंट्री के द्वारा यहां पर सपोर्ट किया गया और 36 जो लिस्ट डेवलप कंट्री है उनके द्वारा, यानी कि अफ्रीकन और लीस्ट डेवलप यानी कि जो बहुत कम जो एक गरीब कंट्री है उनके द्वारा इंडिया के इस जो चीज को सपोर्ट किया गया। और इसी के साथ में साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इंडोनेशिया, वेनेजुएला और जो निकारागुआ है, इनसे अलग कंट्री है जिनके द्वारा सपोर्ट किया गया। तो इसके चलते जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WTO, वो भी यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। यहां पर प्रॉफिट को साइड में रखकर जो ह्यूमैनिटेरियन कॉज है उनके लिए काम करना चाहिए, तो तभी यहां पर जो सिचुएशन है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे।
तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी हो गई होगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं और उसके लिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी यहां पर बोला गया कि इंडिया की जो नीड है आज के डेट में आयुर्वेदा जो ग्रेजुएट निकल कर आ रहे हैं उनमें से सर्जन बनाने की भी कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये कॉमन जो कॉमन पर्सन है सोसाइटी के लिए उन तक यहां पर चीजें पहुंचाई जाएगी। आज के डेट में एलोपैथी आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी दवाई बोलते हैं। ठीक है, आयुर्वेदा एक साइड में है, तो आयुर्वेदा में भी एलोपैथी जैसे सर्जन यानी कि जो सर्जरी वगैरह कर सके उनको भी लाने की कोशिश की जा रही है ताकि सुधार जो है वो जनता तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये सही है या फिर गलत है, इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है और इस आर्टिकल में ये कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। अगर आप लोग सेकंड वीडियो देखते हैं करंट अफेयर की, तो इसमें ऑलरेडी मैं यहां पर डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर जब मैंने आप लोगों से बात की थी आयुर्वेदा सिद्धा यहां पर आयुर्वेदा सिद्धा सोवा रिगपा ये यूनाइटेड मेडिसिन जो है जिसको यहां पर टैकल कौन करता है, कौन यहां पर इसको लेकर चलता है, ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी कि CCIM जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी हमारी कंट्री में इंडियन मेडिसिन सिस्टम के अंदर में, तो ये यहां पर इसको इंप्लीमेंट करती है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में 58 के करीब जो सर्जरी है उनको यहां पर PG स्कॉलर के अंदर डाल दिया गया है, खासकर जब बात करते हैं आयुर्वेदा के अंदर में। तो उसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल है, इसको लेकर कई सारे लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज के डेट में अगर आप लोग बात करें गांव वाले एरिया में अच्छा डॉक्टर देखने को नहीं मिलता है। अगर अच्छा डॉक्टर चाहिए तो आप लोगों को सिटी में आना पड़ेगा, आसपास तहसील में, या फिर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। तो उसी के चलते यहां पर जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है आयुर्वेदा की हेल्प से। आयुर्वेदा में जो ग्रेजुएट है जो निकल कर आ रहे हैं उनको सर्जन की तरीके से मानने की कोशिश की जा रही है ताकि कॉमन मैन को एक डिसेंट हेल्थ केयर जो है वो एक्सेस प्रोवाइड कराई जा सके। और ऐसा नहीं है कि आज से पहले हमारी कंट्री में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती थी। बात की जा रही है यहां पर सुश्रुत संहिता की। अगर बात करें हम लोग यहां पर जो सुश्रुत संहिता है उसमें पास्ट में यहां पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा जैसे नाक काट दी जाती थी, उनकी सर्जरी की जाती थी, गर्दन काट कर, जैसे गणेश जी की जो गर्दन चिपका दी गई है, नाक काट के उसको फिर से सही किया जा रहा है। तो ये सारे काम पास्ट में इस तरीके की ये सर्जरी हमारी जो पास्ट में अगर आप लोग अपने जो टेक्स्ट है संस्कृत टेक्स्ट जो है हमारे उनको उठाकर देखेंगे जो पुरानी हमारी जो धरोहर है उसमें आप लोगों को ये चीजें नजर आ जाएंगी जिसमें इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। तो यहां पर राइनोप्लास्टिक के बारे में बात की जा रही है, तो ये प्रोसीजर पास्ट में फॉलो किया जाता था। अभी रिसेंटली यहां पर क्या किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन यहां पर दिया गया है जिसमें बोला गया कि आइडेंटिफाई किया जाएगा जो प्रोसीजर है यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट जो आयुर्वेदा डॉक्टर है उनको यहां पर सर्जरी की जाएगी। सर्जरी को जो संस्कृत में बोला जाता है यहां पर ये है सालिया, ठीक है, तो यहां पर SHALYA, तो इसका मतलब होता है सर्जरी, यानी कि संस्कृत में यहां पर एक तरीके से इसको जो बोला जाता है ये सर्जरी टर्म यहां पर जो यूज किया गया है ये यहां पर बेसिकली उनको भी जो आयुर्वेदा के अंदर भी सर्जरी की जाती थी मॉडर्न सिस्टम में उनको लाने की कोशिश की जा रही है ताकि सर्जन की तरीके से आयुर्वेदा डॉक्टर को भी देखा जा सके। वरना आप लोगों ने देखा होगा यार आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाते हैं चूरन से देते हैं यार, वो तो पता नहीं क्या देते हैं समझ में नहीं आता है, और दवाई जो है आराम आराम से इंपैक्ट डालती है। आधे लोग तो इसलिए नहीं जाते हैं कि पता नहीं यार पता नहीं क्या हो जाएगा, जब एलोपैथी खा खाकर दवाइयां थक जाते हैं उनको लगता है कि अब सोल्यूशन नहीं निकलेगा भैया, तो यहां पर एलोपैथी हाथ खड़े कर देता है कि हाँ भैया इसमें कुछ का सोल्यूशन नहीं है, तब जाके ये आयुर्वेदा जैसी चीजों के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या पता वहां से तो हाथ खत्म हो गए हैं, वहां से तो आस खत्म हो गई है, तो यहीं से थोड़ा सोल्यूशन निकल जाए। तो स्टैट्यूटरी जो बॉडी है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट के तहत यहां पर ये बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट के तहत, और यहां पर ये रेगुलेट करेगी इंडियन मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेदा सिद्धा सोवा रिगपा यूनानी और मेडिसिन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा भी यहां पर अभी बेसिकली इसके चलते एक प्रोटेस्ट भी यहां पर दिखाया गया है, कहीं ना कहीं इनका गुस्सा सामने जो निकल कर आया, कई सारे जो यहां पर खासकर एलोपैथी वाले एरिया में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा यहां पर यह बोला गया कि ये सही तरीका यहां पर नहीं है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा है कि यहां पर इस तरीके से आप लोग उनको हमारे इक्वल कैसे लाकर बैठा सकते हैं, यानी कि उनको यह लग रहा है जो आयुर्वेदा में आज के में कोई डिग्री लेकर आ रहा है वो सही नहीं है। तो इस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंट अगर हम लोग बात करें, हम लोग को एक चीज फॉलो करके अगर चलनी होती, यानी कि हम लोग एक तरीके से जो ब्रिटिश मेडिसिन सिस्टम है जिसको अंग्रेजी दवाई आप लोग बोलते हैं एलोपैथी बोलते हैं, तो वो फॉलो करके चलना चाहिए था, या फिर हम लोग को इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम मेडिसिन फॉलो करके चलना था जिसको हम लोग आयुर्वेदा बोलते हैं। पर लेकिन हम लोगों ने क्या किया, दोनों को लेकर चल रहे हैं, आयुर्वेदा वाले अपने धंधे में लगे हैं और ये वाले अपने धंधे में लगे हैं, तो सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना पैसा कमा रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पर लेकिन जनता किस पर ज्यादा विश्वास कर रही है वो सोचने वाली चीज है। जनता से विश्वास उसके जो उस पर ज्यादा करेगी जो झट मंगनी पट बिहा वाला काम करेगा, यानी कि दवाई खाई और तुरंत सोल्यूशन। तो हम लोगों ने ये भैया डिसिप्लिन ली और हमारे सर का दर्द खत्म, तो इस तरीके की दवाई। पर लेकिन ऐसे ही सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर नॉर्मली आयुर्वेदा में आप लोग जाएंगे, वहां पर जो दवाई इलाज करती है सोल्यूशन करती है वो थोड़ा आराम से करती है, क्योंकि जो दिक्कत होती है वो भी आराम से होती है, तो उसको आराम से ठीक करती है। पर लेकिन ये एलोपैथिक जो दवाई होती है वो इंस्टेंट सॉल्यूशन देती है, तुरंत रिलीफ, इनो 5 सेकंड में सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर लोग ज्यादा ट्रस्ट करने लगे, तो आज के दिन में हम लोग उनको ज्यादा फोकस करके चलते हैं।
तो पर लेकिन आयुर्वेदा ये आराम से काम करता है, तो उसको ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा आज के डेट में, और लोग ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आयुर्वेदा बोलते हैं कि आज की डेट में जो चीजें आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना, वो पुरानी चीजें हम कभी बहुत पहले फॉलो किए करते थे, आपने हम में से ये चीजें उठाई हैं। तो सबके अपने अपने ओपिनियन है। कई बार लोगों के द्वारा बोला गया कि इससे बोला गया आजादी के बाद इनको इंटीग्रेट करके चलते हैं, तो इंटीग्रेट करके चलना चलो सही है, पर लेकिन ये पॉसिबल तो था पर ईजी नहीं था। ठीक है, यहाँ किस तरीके से दोनों के डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है, किस तरीके से जो स्टेट है सब चीजों के लिए इनको लेकर चल रहा है, किसको क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहां से जो कंडीशन निकल कर आई कि आप लोग इनको लेकर कैसे चलोगे, तो यहां पर कंडीशन ये आ गई कि लोग इसको कैसे लेकर चलेंगे वो भी काफी जरूरी है, और सेंटर यानी कि स्टेट जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसको कैसे फोकस प्रोवाइड करा रही है। तो अभी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको यहां पर जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो काफी अच्छे से उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग कितना उसको जनता तक पहुंचा पाते हैं और जनता उसके ऊपर कितना ट्रस्ट कर पाती है, तो वो देखने वाली बात होगी। अगर बात करें अभी रिसेंटली जो इस कोर्स के बारे में बात करते हैं, आयुर्वेदा और इसी के साथ में मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम जो है, इनमें जो स्टूडेंट्स को यहां पर पढ़ाया जा रहा है उनके बीच भी एक टफ कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि एक तरीके से वो ये बोलते हैं, आयुर्वेदा वाले जो हैं खासकर वो एलोपैथी की अपोजिशन करते हैं, एलोपैथी वाले आयुर्वेदा की अपोजिशन करते हैं। जैसे अभी हम लोग बात करें तो यहां पर जो आयुर्वेदा है एक तरीके से बोला जा रहा है उनके द्वारा कि आप लोगों ने हमको डाइल्यूट कर दिया हमारी चीजों के अंदर इनकी चीजें कई सारी डालकर। इसी तरीके से जो एलोपैथी वाले हैं वो ये बोलते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से दोनों के बीच में काफी लार्ज स्केल पर रस्साकसी रहती है। पर लेकिन अगर हम लोगों को आज की डेट में जो ऐसा एरिया है, खासकर गांव वाला एरिया या फिर अंडर सर्व एरिया है जहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों को इस सिस्टम को भी आगे लेकर चलना पड़ेगा। आयुर्वेदा जो ग्रेजुएट है उनकी एक आइडेंटिटी क्राइसिस उनको रहता है, वो बेचारे जूझते रहते हैं कि हम लोगों को डॉक्टर कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा। ठीक है, कई बार तो बोलते हैं भैया वैद है, पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज किए जाते हैं उनके लिए, झोला छाप डॉक्टर भी कई बार बोल देते हैं। तो इस तरीके से जो हरकतें की जाती हैं वो उनको आइडेंटिटी क्राइसिस में रखती हैं, और एक डॉक्टर वर्ड के लिए वो काफी परेशान रहते हैं। डॉक्टर वर्ड मिल गया तो क्या हो गया, सोसाइटी में स्टेटस मिल जाएगा, अच्छी शादी होगी, मार्केट में जो मैरिज प्राइस है वो अच्छा मिलेगा, यानी कि दहेज अच्छा मिलेगा, भैया जो वो है बंदा जो है वो डॉक्टर है। पर लेकिन वो डॉक्टर है क्या, आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा डॉक्टर जो वर्ड लगाने के पीछे बहुत सारी जनता परेशान रहती है। तो उसमें बेसिक फंडा ये है कि स्टेटस मिलने की एक तरीके से रहती है कि हाँ एक अच्छा स्टेटस है, बंदा पढ़ा लिखा है। पर लेकिन आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप के भी लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में इस तरीके के जो लोग निकल कर आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कर क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रस्साकसी तो रहती है कि आयुर्वेदा और एलोपैथी को लेकर, और खुद के भी एक तरीके से उनका आइडेंटिटी जो क्राइसिस है वो उनको अपने ऊपर विश्वास करने के लिए ये कहता है कि कहीं ना कहीं यार हमको ये कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। एक तो मैं सोच रहा हूं, ठीक है, दूसरा सामने वाला बंदा कह रहा है कि तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, और मैं भी खुद अपने ऊपर डाउट कर रहा हूं। तो इस तरीके से अपने ही ऊपर डाउट करने वाली बात यहां पर आ जाती है। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि एलोपैथी वाले डॉक्टर जो हैं वो अपने आप को इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा अच्छा समझते हैं। पर लेकिन जो ये वाले डॉक्टर हैं आयुर्वेदा वाले, वो कहीं ना कहीं अपने ही ऊपर डाउट लगाते हुए कई बार यहां पर नजर आते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर, अगर डॉक्टर के साथ में आप लोग देखिए तो कई जगह ये आप लोगों को इंटेंसिव केयर ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे, ऑपरेशन थिएटर में एज ए सर्जन के असिस्टेंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कंट्रोवर्शियल जो नोटिफिकेशन अभी देखने को मिला है इंडियन मेडिसिन जो सेंट्रल काउंसिल, इसमें जो ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020, इसको लेकर यही बात यहां पर की जा रही है कि सिस्टम को कैसे लेकर चलना आप लोग चाहते हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो चेंज किया गया उसमें एमएस आयुर्वेदा के यहां जो एक तरीके से ये शल्य तंत्र और इसी के साथ में जनरल सर्जरी जो आप लोग बोलते हैं, उसमें 58 सर्जरी को यहां पर इसके अंदर अलाउ कर दिया गया है। और कई सारी तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की नॉर्मल तरीके से अगर उसको आज के में एलोपैथी के अंदर भी किया जाता है तो लगभग 100 के करीब यहां पर प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं इनके द्वारा, तब जाकर यहां पर ये चीजें इंप्लीमेंट की जाती है। क्या आयुर्वेदा इसको करने के लिए स्किल्ड यहां पर एक तरीके से है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं। आज के दिन में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की कोई सर्जरी होती है और उसको ऑप्शन दिया जाए कि उसको एलोपैथी के पास जाना है या फिर आयुर्वेदा के पास जाना है और वो क्रिटिकल सर्जरी है, तो 100 में से कोई एक ही ऐसा होगा जो आयुर्वेदा के ऊपर विश्वास करेगा। सब बोलेंगे भैया ऐसा है, इलाज करो, यहां पर इंसान को बचाओ, पता चला मर गया तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हर एक पर्सन कितना उसके ऊपर विश्वास करता है वो समझना पड़ेगा। पर लेकिन हम लोग को इसके ऊपर विश्वास भी करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर है, ठीक है, जो कि आज के डेट में जो फॉलो किए जा रहे हैं यहां पर, जैसे यहां पर बात की जा रही है यहां पर कसर सूत्रा के बारे में। तो ये बेसिकली जो यहां पर हमारा एनल वाला पोर्शन होता है उसमें कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसे एनल फिस्टुला
फिस्टुला करके आयुर्वेद में बहुत पहले इसका इलाज किया जाता था। और आज की डेट में जो एलोपैथी वाले जो लोग हैं, मॉडर्न एजुकेशन जो सिस्टम है, वो उसी को वहां से उठा के लेकर आया, उसी इलाज को वो फॉलो करके चल रहे हैं। तो आयुर्वेदा को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आर्टिकल में दोनों चीजें बताई जा रही हैं कि आप लोग दोनों सिस्टम को लेकर चल सकते हैं। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आयुर्वेदा ने एलोपैथी से लिए, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो एलोपैथी जो एक तरीके से जो आयुर्वेदा यूज करा है एलोपैथी से और एलोपैथी यूज करा है आयुर्वेदा से। तो डिपेंड ये करता है कि कितना निपुण कोई पर्सन है पर्टिकुलर एरिया में, तो वो एक तरीके से सही तरीके से ट्रेन हो रखा है या नहीं हो रखा है, वो सही तरीके से रिजल्ट निकाल कर लेकर आता है या नहीं आता है। कोई ये नहीं देखेगा कि आप लोगों ने कितनी रातें जगकर कितनी आंखें फोड़ी, कितनी रातों ने आप लोगों ने अपनी रातें काली की पढ़ाई में। अगर फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो डॉक्टर की तैयारी कितनी कर लो, अगर सर्जरी के टाइम पर पर्सन मर जाता है तो आप लोगों की जो डिग्री होगी उस पर टैग लगेगा, झोला छाप, इसके पास मत जाना। तो वही बात है कि रिजल्ट देखते हैं सबकी, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। रिजल्ट सही है तो सब बल्ले बल्ले, रिजल्ट सही नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ भी सही नहीं है। तो आयुर्वेदा जो ग्रेजुएट है, अगर उनको हम लोग सर्जन की तरीके से इंक्लूड करके चलते हैं तो जो उनका आइडेंटिटी को लेकर जो चीज आज के में जिसकी सर्च में वो रहते हैं, तो उनको एक तरीके से आइडेंटिटी देना जरूरी भी है, कहीं ना कहीं उनको भी रेस्पेक्ट देना जरूरी है, उनको साथ में लेकर हम लोग चल सकते हैं। वेल ट्रेड उनको किया जा सकता है, हेल्थ केयर सिस्टम में जहां जहां जरूरत है हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। और ऐसा भी देखने को भी मिला, यहां पर ये फिनोमिनल जो वर्क किया गया है, कई सारे ऐसे सर्जन है आयुर्वेदा के जो साउथ कोंकण हॉस्पिटल में अगर आप लोग देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया में, जो लो कॉस्ट पर काफी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर आयुर्वेदा काम नहीं कर सकता, आयुर्वेदा काम कर सकता है काफी अच्छे लेवल पर। अच्छी बात यह लो कॉस्ट पर आयुर्वेदा काम कर सकता है, जितने में एलोपैथी के जरा जरा सी जो चीजें हैं वो आप लोगों को हजारों में देखने को मिलेगी। छोटा सा इंजेक्शन लगा दिया कि भैया 5000 का इंजेक्शन लग रहा है, ऐसे ऐसे भी इंजेक्शन आते हैं, कई कई हजार के इंजेक्शन लग रहे हैं। आयुर्वेदा उसको लो कॉस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल चीजों को मैक्सिमम यूज करने की कोशिश की जाती है जो हमारे इन्वायरमेंट में आसपास में अवेलेबल है। तो पॉइंटर क्या है आज के में, जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि अर्जेंट एक सीरियस डिस्कशन होना चाहिए कि किस तरीके से जो नॉन एमबीपीएस डॉक्टर हैं जो इंप्रूव एक तरीके से करने की कोशिश की जा रही है हेल्थ केयर सर्विसेज को, ऑर्डिनरी सिटीजन तक उसको कैसे पहुंचाना है और अच्छे तरीके से टाइम को यूज कर हम लोग खासकर जनता तक सारी सर्विस कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसके ऊपर एक इंटेंसिव डिस्कशन होना चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अब क्वेश्चन का आंसर देने में आप लोग को आसानी होगी। देखिए कई सारे बच्चे जो है क्वेश्चन का आंसर काफी अच्छे से देते हैं, आप लोग उनका आंसर पढ़िए। अगर खुद नहीं लिख पा रहे हैं, पहले कुछ दिनों तक अपनी प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक्स जब तैयार हो जाएंगे तब आंसर लिखना स्टार्ट करना। पहले स्टार्टिंग में दूसरे के आंसर देखिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, पुराने क्वेश्चन पढ़िए। एक ये सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मां के पेट से कोई सीख के नहीं आया यार, यहीं पे सबने सीखा है। तो आप लोग भी उसी तरीके से उसको लेकर आसानी से चल सकते हैं। तो आज चल के चलिए आराम से, आराम से चीजें आप लोगों तक आराम से इंप्लीमेंट होने लगी और चीजों को आप लोग समझने भी लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये ट्रेड टाइज के बारे में बात कर रहे हैं इंडिया और यूएसए की। पहले यूएसए के प्रेसिडेंट जो थे वो थे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिसको चचा डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे। अब यहां पर जो बाइडेन साहब आ गए हैं, ये एक सीरियस कैंडिडेट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे वो एक तरीके से मजाकिया आदमी थे, मजे ले लेकर काम करते थे, पर लेकिन यहां पर सीरियस है। इनके साथ में मोदी जी की जो जुगलबंदी थी, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी काफी अच्छी जुगलबंदी थी, पर लेकिन जो बाइडेन ये यहां पर इनके साथ में जुगलबंदी ठीक है, ये नहीं कह सकते बहुत खराब है बहुत अच्छी है, पर लेकिन पास्ट के अगर एक्सपीरियंस देखो तो जिस तरीके के स्टेप उठाए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी लार्ज स्केल पर यहां पर सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को। अब भैया सामने वाले को तो ये बुरा लगता है कि मतलब हमारी कंट्री के इलेक्शन में कोई और जाकर इंटरफेयर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इस तरीके से कि हां ये पर्टिकुलर बंदा जीत जाए, ऐसी बातें यहां पर चल रही थी। तो वो कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइम में उसका क्या कंडीशन देखने को मिलेगी तो वो देखने वाली बात है। पर ऑल ओवर अगर आप लोग पूरी डील को देखोगे इंडिया और यूएसए की, तो कहीं ना कहीं वो एक एवरेज रखेगी, यानी कि बहुत अच्छी है यानी कि बहुत बुरी है, वो एक नॉर्मल तरीका इंपैक्ट डालती हुई आप लोगों के सामने नजर आएगी। क्या क्या है उसको समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले अगर यूएसए इंडिया के रिलेशन की हम लोग बात करें तो यूएसए और इंडिया के जो रिलेशन है वो कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो आने वाले टाइम में हम लोग को देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता है आज के डेट में हमारी कंट्री के बहुत सारे जो सिटीजन है वो यूएसए के अंदर रहते हैं। हमारी कंट्री के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं यूएसए के अंदर में। तो ये हमारी कंट्री के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज के डेट में हमारी कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड को चला रही है। ठीक है, तो इसके चलते हमारी कंट्री के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी जो इंपोर्टेंस है वो सामने निकल कर आती है, तो वो भी एक कंट्री के रिलेशन पे काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है। तो हमारी कंट्री के जो लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में आज के डेट में रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस वो पैसा होता है जब हमारी कंट्री के लोग किसी दूसरी कंट्री में जाकर काम करते हैं ना और अपने घर वालों के लिए पैसा भेजते हैं, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो वो सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में आता है। तो इंडिया के जो रिलेशन है यूएसए के साथ में वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। उनमें से आज के में हमारे जो रिलेशन है ईरान के साथ में रिलेशन जो है यूएसए के रिलेशन के ऊपर काफी डिपेंड करते हैं, क्योंकि ईरान और यूएसए के बीच में P5+1 की जो डील साइन हुई थी, जिसमें P5+1 कौन था? P5 तो परमानेंट मेंबर हो गए, रसिया, चाइना
फ्रांस, यूएस और यूके, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहां पर आप लोगों को ये बताना है कि +1 में कौन था यहां पर, P5+1। तो ये P5+1 ईरान न्यूक्लियर डील जब साइन की गई उसमें बोला गया कि ईरान के साथ में नॉर्मल रिलेशन रहेंगे, पर लेकिन वो डील तो साइन की गई थी बराक ओबामा के द्वारा। आ गए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये डील मुझे पसंद नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला आथू, ठीक है यानी कि जिस तरीके से कपिल शर्मा बोलते हैं ना कि भैया ये मुझे ईरान का चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन जो देखने को मिली, इसके चलते बाहर निकल गए। तो उनके बाहर निकलते यहां पर अब बात करते हैं कि इंडिया के रिलेशन की, ठीक है। तो इंडिया के रिलेशन भी उसकी वजह से काफी इंपैक्टेड हुए। यूएसए ने बोला कि इनके साथ में आप लोग रिलेशन नहीं रखने, और जो रिलेशन रखेगा उसके ऊपर हम लोग सैंक्शन लगाएंगे। तो किससे ज्यादा प्रॉफिट होना है, ईरान से या फिर यूएसए? तो हम लोगों ने वो देखा, और हम लोगों ने ईरान के साथ में अपनी जो बेसिकली जो बेचना खरीदना था एक तरीके से तेल वगैरह, वो काफी कम कर दिया। चाइना के साथ में रिलेशन के चलते अगर बात करते हैं तो इंडिया और यूएसए कहीं ना कहीं एक ही पाले में खड़े हुए नजर आते हैं कि हाँ दोनों का पैटर्न एक ही आप लोगों को नजर आएगा। तो उसको देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि चाइना के साथ में यूएसए ट्रेड वॉर में चल रहा है काफी लंबे समय से, प्रोटेक्शनिज्म की नीति फॉलो करके चल रहे हैं। तो चाइना को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। और इंडिया के साथ में अगर बात करें, चाइना जो बॉर्डर है, खासकर इंडिया चाइना बॉर्डर एलएसी के पास में कई सारी ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री के लिए भी अब ये इंपॉर्टेंट है कि यूएसए कितना सपोर्ट करता है। और जो आजकल में कोरोना वायरस के आने के बाद में कहीं ना कहीं यूएसए के सिटीजन भी झेल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से, तो वो भी चाइना के खिलाफ है, क्योंकि चाइना आज की डेट में एक काफी एग्रेसिव रोल में रहता है अलग अलग एरिया में। इसी के साथ में साउथ चाइना सी में अगर आप लोग जाएंगे, वहां पर चाइना का जो रवैया रहते हैं, इन सबको देखते हुए इंडिया और चाइना एक ही साइड में रहने वाले हैं, खासकर जो इंडिया और यूएसए चाइना को टैकल करने के लिए। इसी के लिए हम लोगों ने क्वाड ग्रुप के बारे में बात की थी। क्वाड ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें 4 कंट्री है। क्वाड का मतलब होता है 4। इंडिया में कौन सा है यहां पर, इसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ये टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं किसको, ये टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को, चाइना की उल्टी सीधी हरकतें न देखने को मिले। अफगानिस्तान के अंदर अगर बात करें हम लोग, यहां पर यूएसए की फोर्स काफी लंबे समय से 2000 के बाद में यहां पर 2001 से यहां पर पड़ी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप उसको वहां से बाहर निकालना चाहते थे आनन फानन में, पर लेकिन वो नहीं निकाल पाए। तो आने वाले टाइम में अब ये देखने को मिल रहा है कि कंडीशन क्या बनने वाली है, क्योंकि जो बाइडन जो है वो उसको कैसे लेकर चलेंगे। तो ये इंडिया के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर तालिबान आ जाता है, जिसके साथ में हमारे हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, तो इससे हमारी कंट्री के जो रिलेशन है वो काफी टफ पड़ने वाले हैं। और हमारी कंट्री का जो पोर्शन टच करता है खासकर अफगानिस्तान के साथ में, आजकल में अगर आप लोगों से कोई पूछे क्या अफगानिस्तान हमारी कंट्री के बॉर्डर को टच करता है, तो छोटा सा पोर्शन टच करता है लद्दाख वाले रीजन को। जम्मू एंड कश्मीर मत बोलिएगा, लद्दाख टेरिटरी को टच करता है। ऑप्शन दे देगा आप लोगों के सामने कि अफगानिस्तान का हमारी कंट्री को बॉर्डर टच करता है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, या बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो लद्दाख वाले पोर्शन को टच करता है, ये याद रखना। लद्दाख आजकल में हमारी कंट्री में एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। तो टोटल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री में हो चुकी है। तो लद्दाख वाली जो यूनियन टेरिटरी है उसको यहां पर ये टच करता हुआ नजर आता है। तो इसलिए यहां पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा हमारे लिए कि अफगानिस्तान के अंदर कौन आ रहा है पावर में। तो उसके चलते हमारी कंट्री के रिलेशन काफी ज्यादा डिपेंड रहने वाले हैं। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी मालाबार एक्साइज हमारी कंट्री के और यूएसए के बीच में एक स्टार्ट की गई एक्साइज थी, जो 1992 में स्टार्ट की गई थी। 1992 में जब स्टार्ट की गई तो उस टाइम पे 2 कंट्री थी, फिर आगे चलकर जापान ऐड हो गया 2015 में, और अभी रिसेंटली 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी उसमें ऐड हो रहा है। तो फिर से पूरा क्वाड मेंबर ग्रुप जो है मालाबार एक्साइज में साथ में आ गया है। रसिया के साथ में कैसे रिलेशन उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो भी एक काफी बड़ा रिलेशन यहां पर देखने को मिलते हैं। इंडिया और रसिया के रिलेशन काफी ज्यादा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलते हैं, इंडिया और यूएसए के रिलेशन। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि रसिया से हम लोगों ने S-400 सिस्टम खरीदा। S-400 सिस्टम जो था एक मिसाइल का सिस्टम था यहां पर ये, और जो मिसाइल सिस्टम था वो था एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम। तो यूएसए ने बोला कि हमसे खरीद लो, उससे क्यों खरीद रहे हो? तो हम लोगों ने बोला भैया उसी से खरीदेंगे। तो यूएसए से हम लोगों ने प्रेशर में नहीं आए। तो कई जगह ऐसी भी है कि यूएसए के हम लोग प्रेशर में नहीं आते, ऐसे नहीं कि सब जगह हम लोग उनके प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये हम लोग अपने हिसाब से जो हम लोग को अच्छा लगता है वो काम हम लोग करते हैं। तो ये सारे सिस्टम, इसी के साथ में जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि यूएसए में अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए जाता है तो यूएसए उसमें कुछ प्रेफरेंस प्रोवाइड कराते थे। तो वो जो प्रोडक्ट जब हम लोग यूएसए में ले जाकर बेचते थे तो प्रेफरेंस ये रहता था कि उन पर टैक्स नहीं लगता था। डोनाल्ड ट्रंप ने वो काफी लार्ज स्केल पर खत्म कर दिया। तो क्या यहां पर जो बाइडन उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो वो हमको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। 5G टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्लीमेंट करके चलना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो आर्टिकल में इतनी सारी चीजें थी नहीं, जितनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी यहां पर। तो मैंने पूरा एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर आर्टिकल का दिया है बेसिकली, ठीक है, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि चल क्या रहा है, कोई कंफ्यूजन माइंड में न रहे। ओके, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर यह है नेवर जो साइक्लोन अभी देखने को मिला आप लोगों को, ये पूरे पर्टिकुलर साउथ इंडिया में, खासकर तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उस पर काफी खतरनाक इंपैक्ट डालता हुआ यहां पर ये नजर आया। तो उसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल है।
आर्टिकल में क्या बात की जा रही है कि देखिए, अगर बात करें जो स्टॉर्म है ये कई बार देखने को मिलते हैं, साइक्लोन, बाढ़ हो गई, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले तो किस एरिया में किस नाम से पुकारा जाता है? हमारे एरिया में इसी तरीके का जो फिनोमिनन है, ये हरकतें जो है इनको साइक्लोन बोला जाता है। जापान वाले एरिया में इसी चीज को टाइफून बोला जाता है। अगर जाएंगे यहां पर इस पर्टिकुलर यूएसए वाले एरिया में, यहां पर इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में इसको बोलेंगे तो इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। तो ये एक ही तरीके के कई सारे नाम है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी पापा लड्डू बोल देते हैं आप लोगों को, घर वाले अगर आप लोग बोलते, कोई घर वालों ने आप लोगों का नाम कुछ और रख दिया, इसी के साथ में आप लोगों ने जैसे ना कि एक तरीके से कई सारे नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हाँ, मेरा प्यारा बेटा, मेरा लड्डू, कई बार मम्मी पापा ऐसे करते नहीं है। इसी तरीके से अगर बात करें, आप लोग के जो दोस्त हैं वो किसी और के नाम से जानते हैं, ठीक है, कि भैया हाँ कोई अलग ही नाम रख रखा है, जैसे हमारे ये काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब जब हम अपनी जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे उस टाइम पर एक दोस्त था, ठीक है, तो वैसे ही बैठे हुए थे, एक बार रूम में डिस्कशन कर रहे थे, तो एक इंपॉर्टेंट चीज का नाम बताना था। यानी कि जैसे कि मान लो मैंने किसी चीज का नाम ले दिया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके ऊपर हमारा डिबेट चल रहा था। तो जैसे कि कोई वर्ड यूज कर दिया, मैं उन्हें बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड यूज किया, तो मैं उसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये यूज है, ठीक है। पर लेकिन उनमें से एक जो बंदा था हम में से, उसने बोला, उसने नाम लिया गोबर, ठीक है, कि गोबर का क्या क्या यूज है। तो उसने कई सारे उसके यूज बताए, तो बंदे ने तो यूज तो सही बताया, पर लेकिन आप लोगों को पता है कि दोस्त हरामी होते हैं, तो उसका नाम गोबर रख दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो कई बार ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोगों ने भी एक फनी चीजें अपनी टाइम पर की होंगी, कई सारी चीजें अब भी आप लोग करते होंगे। तो ये इसी तरीके से अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, पर चीज एक ही है यहाँ, ठीक है, जो भी है वो पर्सन एक ही है, अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है उसको। तो ये एक ही तरीका फिनोमिनन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम लोग जो साइक्लोन की बात करें, तो हमारे एरिया में इसको साइक्लोन बुलाता है, जिसका नाम है निवर। नाम किसके द्वारा रखा गया ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आप लोगों ने पीआईबी वाली वीडियो में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो कौन सी कंट्री के द्वारा नाम दिया गया वो बताना। ये जो बेसिकली फिनोमिनन है यहाँ पर, इसके चलते देखिए इंसानों को तो हम लोग बचा पाए, लगभग 3 लोगों की जान चली गई। हालांकि ये भी नहीं जानी चाहिए थी, 3 लोग भी किसी न किसी घर के गए तो गलत बात है। पर लेकिन जो बहुत ज्यादा नुकसान होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है, एग्रीकल्चर का, खेती की खेती बर्बाद हो जाती है। प्रॉपर्टी में अगर बात करें, जैसे कई बार हम लोग देख लेते हैं कि आप पानी आया बह के चला गया, ये चीजें होगी। आप लोगों को कई बार ऐसी चीजें होती है जो आप लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है। कई सारे जानवर मरते हैं, बहुत सारी गाय भैंस, ये सारे बहुत सारे मरते हैं इस टाइम पर, क्योंकि उनको कहां लेकर जाएंगे। पानी हो गया मान लीजिए 2 मीटर ऊपर, इतने तो उनकी एक तरीके से हाइट नहीं है, तो उसमें डूब के मर जाते हैं। तो उनके बारे में कोई बात नहीं करता। इसकी वजह से उस एरिया में महामारी भी देखने को मिलती है, कई बार सड़ते हैं, गलते हैं, उस टाइम पर कंडीशन बहुत बुरी है। तो साइक्लोन या फिर बाढ़ आने के बाद में जो कंडीशन बनती है वो काफी खतरनाक होती है। तो अलर्ट तो जारी किए गए हमारी कंट्री में, पीरियडिकली वार्निंग दी गई, उसकी वजह से इंसानों की तो जान बच गई, पर प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर जो है वो काफी बड़ा डैमेज यानी कि एक तरीके से नुकसान होता हुआ नजर आता है। आईएमडी जो हमारी कंट्री में काम करता है वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी जो है हमारी कंट्री में किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में, ठीक है। हमारी कंट्री में काम करता है, ऑल ओवर जो पर्टिकुलर इंडियन ओशन है उसके लिए काम करता हुआ नजर आता है। जी हां, ये आप लोगों को मलक्का स्टेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, इन एरिया के लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। हमारी कंट्री का जो आईएमडी है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो 6 रीजनल ऑफिस है उसमें से एक हमारी कंट्री का आईएमडी भी है। तो इंडिया और अंटार्कटिका वाले रीजन तक ये चीजें प्रोवाइड कराते हैं। मुंबई, कोलकाता, नागपुर, अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पुणे जो ये नजर आएगा, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये हम लोग को वेदर फोरकास्टिंग का काम करता है। 1875 में बनाया गया था, काफी पुरानी बॉडी है हमारी कंट्री के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आती है। तो ये हमारी कंट्री में वार्निंग प्रोवाइड कराती है क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो एनडीआरएफ जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, वो कई सारी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। तो एक तरीके से उसको रोकने, उसकी जो बेसिकली अब बुरी कंडीशन हो चुकी है उसको एक तरीके से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट। कई सारे सैटेलाइट से डेटा इकट्ठा करते हैं, पर फिर भी अभी भी हम लोग अप टू द मार्क नहीं है कि हम लोग बिल्कुल एक भी लोग न मरे, ऐसा कुछ कंडीशन कर सकें कि हर एक लोग को बचा सकें। एक्सट्रीम मॉनसून कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, फुल असेसमेंट करने के लिए हम लोग तैयार हैं, पर लेकिन अभी अप टू द मार्क नहीं है, ताकि बिल्कुल उसको एक तरीके से खत्म किया जा सके। तमिलनाडु में काफी अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं। तमिलनाडु में अच्छे से यहाँ पर चीजों को टैकल किया गया, पास्ट में भी, अब भी फिलहाल, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह भी कि इलेक्शन भी आने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो वहां पर पूछा जाएगा इतने लोग मरे थे भैया, क्या किया आप लोगों ने। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मिलकर यहाँ पर काम कर रही है। चेन्नई में लास्ट टाइम भी यहाँ पर फ्लड देखने को मिला था, तो उससे भी यहाँ पर इनको सीखने को मिला, पर लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। और नुकसान का जो रीजन रहता है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिएगा।
एक तो जो फ्लड प्लेन है यहां पर उनका जो लॉस होता हुआ जा रहा है, आज के डेट में इलीगल कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने देखा हो, कहीं कुछ बन रहा है कहीं कुछ बन रहा है, तो उसकी वजह से लेक जो है उसके ऊपर भी उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं, लेक भर गई है, सूख गई है, पानी नहीं बचा है, तो इसलिए पानी जब आता है तो वो यहां पर निकल नहीं पाता है। इसी के साथ में बात करें एनक्रोचमेंट होता है वेटलैंड का, तो ये सारी जो एक्टिविटी देखने को मिलती है, जमीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं कुछ बन रहा है कहीं कुछ बन रहा है, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। तो इसी के चलते की फैक्टर है कि मानसून जब आता है तो उसमें बाढ़ आ जाती है, तो हम लोग निकलने का रास्ता छोड़ ही नहीं रहे, तो बाढ़ तो आएगी। तो गवर्नमेंट को यहां पर दृढ़ता से काम करना पड़ेगा, डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा और डेटा पब्लिश भी करना पड़ेगा कि कहां कहां पर फ्लड आ रहा है और क्या क्या इंपैक्ट उसका देखने को मिलता है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर ये काम कर सकती है, और यहां पर वर्ड तमिलनाडु यूज किया जा रहा है, पर लेकिन हर एक एरिया में आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन निकालना है तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इसी के साथ में लोकल एरिया पर जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी होती है वो भी मिलकर काम करे, तो ही यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, इसी के साथ में अगर थोड़ा सा आप लोग यहां पर इंफॉर्मेशन और बताना चाहूं मैं, ये आप लोग याद रख सकते हैं, आईएमडी यहां पर जो प्रोवाइड कराता है साइक्लोन की जो इंटेंसिटी होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सुपर साइक्लोन किसको बोलते हैं, एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन किसको बोलते हैं, वेरी सीवियर साइक्लोन किसको बोलते हैं, सीवियर साइक्लोन, साइक्लोन स्टॉर्म, डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन, यानी कि नीचे से अगर ऊपर जाएंगे आप लोग यहां पर तो ये कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि साइक्लोन की जो कंडीशन है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि सबसे कम डिप्रेशन होते हैं जो कि 31 से लेकर 50 किलोमीटर पर आवर के करीब चलता है, फिर डिप्रेशन होते हैं 51 से लेकर 62 किलोमीटर पर आवर, फिर साइक्लोन होता है जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है 63 से लेके 88 तक देखने को मिलेगा। इसी के चलते ऊपर चलेंगे तो सुपर साइक्लोन है यहां पर जिसमें 200 या फिर 201 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड अगर रहती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए माइंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को देता हूं, कई बार यहां पर इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। केरला गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक रूल और रेगुलेशन लाया गया, उसमें यह बोला गया ऑनलाइन अगर कोई कुछ भी जरा सा भी बात बोलता है तो यहां पर पुलिस के हाथ में पावर है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ा जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है और उसको जेल में भी डाला जा सकता है। तो ये एक तरीके से खतरनाक आप लोग बोल सकते हैं कि रेगुलेशन बनाया, पुलिस के हाथ में पावर दे दी, ये एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर भी काफी हद तक प्रतिबंध यहां पर लगाता हुआ नजर आता है। तो यहां पर इस तरीके से अगर आप लोग कोई टफ लॉ बनाते हैं तो क्या ऑनलाइन अब्यूज को रोक सकता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि हमारी कंट्री में कोई लॉ नहीं है, तो हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लॉ हैं पर लेकिन उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो अगर पुराने जो लॉ हैं उन्हीं को आप लोग इंप्लीमेंट करें तो इस चीज की नौबत ही नहीं आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है, तो आप लोग जो पुराने रूल और रेगुलेशन है उनको इंप्लीमेंट कीजिए, और खासकर जब यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो तब यहां पर गवर्नमेंट इस तरीके की हरकतें करती है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोल दिया, बंदा जेल में पड़ा हुआ है, क्यों भैया चीफ मिनिस्टर भगवान है क्या, हमने तो उसको बैठा रखा है, आखिर उसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोल सकते अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो ये सारी एक्टिविटी जो सोसाइटी में देखने को मिल रही है ये काफी गलत इंपैक्ट डालती है। तो जनता के जो राइट है, जनता के जो हक है, उनको और ज्यादा कम करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रिएट करता है। हमारी कंट्री में आज के डेट में इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी, बहुत सारे ऐसे रूल और रेगुलेशन है जो काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको आप लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, पुअर इंप्लीमेंटेशन उनका देखने को मिलता है, नए नए रूल रेगुलेशन लगाकर आप लोग रख देते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। इस तरीके से आप लोग जो चीजों को लेकर चल रहे हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल है पहले उनको तो आप लोग इंप्लीमेंट कर लीजिए। ये बिल्कुल ऐसी है कि दुनिया भर की किताबें पास में पड़ी हुई है, उनको पढ़ नहीं रहे हैं, किसी के हाथ में दूसरी किताब देख ली, उठा के यार वो किताब अच्छी है उसमें से क्वेश्चन आएंगे, अरे जो तुम्हारे पास में चीज है उसके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट तो करो, आप लोगों को किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ उस चीज को लेकर। तो यही चीजें कि जो ऑलरेडी अवेलेबल है वहां से चीजों को देखो। हमारी कंट्री में संविधान में फंडामेंटल राइट है, उनको फोकस करके आप लोगों को चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे डिसीजन आ चुके हैं इसको लेकर, उसके ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। ये सही तरीका नहीं है जो रूल और रेगुलेशन आप लोग इस तरीके से लेकर यहां पर आ रहे हैं, तो ये चीजें यहां पर इसके अंदर बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये था यहां पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है यहां पर, ये है लाजर्व सी के बारे में। ठीक है, तो ये जो सी है बोला जा रहा है कि ये मार्जिनल सी है यहां पर, सदर्न जो ओशन है उसका, इसी के साथ में बोला जा रहा है जो सी है ये लोकेटेड है वेस्ट ऑफ द वेडल सी। ठीक है, जो यहां पर वेडल सी है उसके वेस्ट में लोकेटेड है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर है यहां पर इसका सी। नहीं, सी नहीं है, सी गलत है यहां पर, सही आंसर ए है। ठीक है, इसको सही कर लेना, ये सही आंसर ए है यहां पर। ठीक है, सही आंसर ये है, आप लोग यहां पर देख लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि हाँ ये जो उसका एक तरीके से एक्सटेंशन है, पर लेकिन यहां पर अगर जो आप लोग वेडल सी को देखेंगे, ठीक है, अंटार्कटिका वाला ये रीजन हो गया यहां पर, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके ईस्ट में है ये, ना कि इसके वेस्ट में है। ठीक है,
तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो काफी कुछ हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। अब माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आ गई होगी। जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर जरूर दीजिएगा। और लाइफ में कोई भी डिसीजन आप लोगों को लेना है तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको सही साबित करें, आप लोग उसके ऊपर डटे रहें। तो यही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों के डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। तो ये आज का जो डिस्कशन हम लोगों ने देखा, पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर कनेक्ट रहना है तो वीर तालियान जाके सर्च कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे सारे मिल जाएंगे। और इसी के साथ में चीजों को तभी लाइक और शेयर करना अगर पसंद आई है, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके जाना, पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। तो इसी के चलते मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।